प्री अमेंडमेंट एंड पोस्ट अमेंडमेंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चेंजेस है उसमें फर्स्ट चेंजेस तो मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू की जगह टोटल इनकम कर दिया गया है। गुड इवनिंग एवरीवन। So let's start for today's topic. Which PPT is visible to everyone? यस सर। और मेरा ये रिक्वेस्ट भी रहेगा आप सभी से कि यदि अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो इंटरेक्ट करने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा आएगा, मज़ा लगेगा। आज का हम लोगों का टॉपिक जो है, लास्ट जो हम लोग जहाँ पे छोड़े थे इस टॉपिक को उसके आगे बढ़ेंगे। लास्ट हम लोग बैलेंस शीट पे पूरी तरह से डिस्कशन कर लिए थे जो अमेंडमेंट हुआ सिविल 3 में। अब आगे आज हम लोग अमेंडमेंट टू डिवीजन 1 ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को करेंगे। तो ये दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो कि शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है। तो इसमें देखिए मैंने येलो से एक दागी किया हुआ है। तो दिस दिस इज द चेंजेस और अमेंडमेंट। पहले हमारा टोटल रेवेन्यू लिखा हुआ होता था, अब उसको चेंज करके टोटल इनकम कर दिया गया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, ये दोनों को जोड़ करके अब टोटल इनकम का नाम दे दिया गया रेदर देन रेवेन्यू। और इसके अलावा फेस में और ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसमें, बाकी सब कुछ एज इट इज है। हम देखिए प्री अमेंडमेंट एंड पोस्ट अमेंडमेंट किस तरह से। प्री अमेंडमेंट एंड पोस्ट अमेंडमेंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चेंजेस है उसमें फर्स्ट चेंजेस तो मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू की जगह टोटल इनकम कर दिया गया है और बाकी सब कुछ सेम है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्री अमेंडमेंट भी था, पोस्ट अमेंडमेंट भी सेम है। अदर इनकम प्री अमेंडमेंट था, पोस्ट अमेंडमेंट भी सेम है। बस टोटल रेवेन्यू जो 1+2 था वो टोटल इनकम 1+2 हो गया है। नेक्स्ट है कि जो ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू है उसमें कुछ चेंजेस हुआ है। जैसे प्री अमेंडमेंट में उसमें इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी अदर देन फाइनेंस कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल डिस्क्लोज सेपरेटली इन द नोट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, सेल्स ऑफ सर्विस, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज लेस एक्साइज ड्यूटी। ये फॉर्मेट प्री अमेंडमेंट था। अब पोस्ट अमेंडमेंट जो फॉर्मेट कर दिया गया है वो इस तरह से है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपनी अदर देन फाइनेंस कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल डिस्क्लोज सेपरेटली इन द नोट्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, सेल्स ऑफ सर्विस। यहाँ बी के बाद एक बी ए जोड़ दिया गया, ग्रांट फॉर डोनेशन रिसीव्ड द एलिमेंट इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी ओनली एंड अदर ऑपरेशन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज लेस एक्साइज ड्यूटी। तो यहाँ पे जो एक चेंज हुआ है कुल यही हुआ है कि आफ्टर सेल्स ऑफ सर्विस एक बी ए करके एक लाइन और जोड़ दिया गया है जो कि ओनली फॉर सेक्शन 8 कंपनी के लिए रेलेवेंट है कि ग्रांट और डोनेशन रिसीव्स। ये एक कॉलम एक लाइन आइटम और जुड़ जाएगा इसमें आफ्टर अमेंडमेंट के बाद। अब नेक्स्ट इसमें जो चेंजेस है तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम लोगों को डिस्क्लोजर देना है, सीएसआर का। तो इसमें जो ज़्यादा चेंज नहीं है, जो पहले जो डिस्क्लोजर था वही सेम डिस्क्लोजर इस बार भी शेड्यूल 3 में देना है। उसमें मेन क्या डिस्क्लोजर है वो हम लोग देख लेते हैं कि where the company covered under section 135 of the Companies Act, the following shall be disclosed with regard to the CSR activities: amount required to be spent by the company during the year, amount of expenditure incurred, shortfall at the end of the year, total of previous year shortfall, reason for shortfall, and nature of CSR activity. Details of related party transaction, that is contribution to trust control by the company in relation to CSR expenditure, and where the provision is CSR expenditure as per the relevant accounting standards, and where the provision is made with respect to liability incurred entering into a contractual obligation, the movement in the provision during the year should be shown separately. तो ये मोरलेस सेम है जो कि पहले भी इसी इतने ही डिस्क्लोजर दिए जाते थे। अब इसका कारों के साथ यदि हम लोग कंपेयर करें तो कारों में केवल हम लोग को अनस्पेंट अमाउंट ऑफ सीएसआर के बारे में रिपोर्टिंग करना है। तो इसका लिंक जो कारों के साथ होगा उतना ही है कि अनस्पेंट अमाउंट हम लोगों को कारों में भी बताना है सीएसआर से रिलेटेड। अब एक डिस्क्लोजर और जो नया डिस्क्लोजर आ गया है जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से रिलेट करता है, तो डिटेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी जो जनरल इंस्ट्रक्शन नंबर पैरा 511 में दिया गया है। तो पहले कुछ था नहीं इससे रिलेटेड डिस्क्लोजर। नाउ अब जो डिस्क्लोजर है वेयर द कंपनी हैज ट्रेडेड और इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी or virtual currency during the financial year, the following shall be disclosed: profit or loss on transaction involving cryptocurrency or virtual currency, amount of currency held as at the reporting date, and deposit or advances from any person for the purpose of trading or investing in cryptocurrency or virtual currency. तो
यहाँ क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी एक नया कॉन्सेप्ट आया है, तो उसको भी जोड़ दिया गया है शेड्यूल 3 में, कि इससे रिलेटेड यदि कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में करती है या वर्चुअल करेंसी में करती है, या उसमें कुछ ट्रेडेड या ट्रांजेक्शन्स करती है, तो उसको भी रिपोर्ट करना है यहाँ पे। और इसमें जो डेफिनेशन है क्रिप्टो करेंसी का या वर्चुअल करेंसी का, ऐसा कंपनीज एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ है, परंतु हम लोगों को इसे इनकम टैक्स एक्ट से देखना पड़ेगा, वहां पे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को डिफाइन किया गया है। तो उस वहां जो डिफिनेशन दिया हुआ उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये एक फॉर्मेट है कि अदर स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन जो है हम लोग को किस तरह से डिस्क्लोज करना है। तो एक कंपनी का एक बैलेंस शीट से इसको लिया गया है, जो कि इस तरह से डिस्क्लोजर हम लोगों को करना है। द कंपनी डज नॉट हैव, यदि बेनामी प्रॉपर्टीज का है, यदि बेनामी प्रॉपर्टीज नहीं है, तो यहाँ यही लिखना होगा, द कंपनी डज नॉट हैव एनी बेनामी प्रॉपर्टी वेयर एनी प्रोसीडिंग हैज बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी। और द कंपनी डज नॉट हैव एनी चार्जेस और satisfaction which is yet to be registered with ROC beyond the statutory period। यदि पॉजिटिव है तो इस तरह से लिखा है, यदि कुछ यहाँ पे डिस्क्लोजर, कुछ ऐसे चार्जेस हैं जो कि पेंडिंग है सेटिस्फेक्शन होने में या क्रिएशन होने में, तो उसका फिर डिटेल जाता है, जिसको कि हम लोग शेड्यूल 3 के में ऑलरेडी पहले देख चुके हैं किस तरह से डिस्क्लोज करना है। द कंपनी हैज नॉट ट्रेडेड और इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो इस तरह से ये सब हम लोगों को डिस्क्लोजर यहाँ पर देने हैं। तो ये हम लोगों का शेड्यूल 3 का अमेंडमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ और जो रेलेवेंट है, ये इम्पोर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी ऑडिट। तो उसमें सबसे पहला आता है कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021। कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021, जिसमें कि कुछ एक एसएमसी का डिफाइन किया गया, उसमें कुछ चेंजेस किया गया एसएमसी के डेफिनेशन में। और उसमें कुछ एसएमसीज को कुछ एग्जेम्पशंस भी दिए गए हैं, कुछ रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो एसएमसी को डिफाइन जो किया गया है, यहाँ पे हम लोगों को ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि यहाँ एसएमसी का मतलब स्मॉल कंपनी है, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, लेकिन इसका जो डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में है वो अलग है। कंपनीज एक्ट के पर्पज के लिए स्मॉल कंपनी अलग है, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी के लिए स्मॉल कंपनी अलग है। तो जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी का लोग चेक करेंगे, तो स्मॉल कंपनी को इस डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग चेक करेंगे। और जब हम लोग स्मॉल कंपनी के लिए बाकी जो देखते हैं कि वेदर कार्य एप्लीकेबल होगा नहीं, या एएससी एफओआर का एप्लीकेबल होगा कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन एज पर कंपनीज एक्ट देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स एज टू कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो उसमें एक लीगल रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 133 कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, और कंपनीज कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133 एंड सेल इन द फॉर्म और फॉर्म एज may be provided for different class or class of companies in schedule 3, that is section 129 subsection 1। तो सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये कास्ट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट करता है कि अकाउंट्स जो है, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेक्शन 133 में बताए गए हैं और जो शेड्यूल 3 में डिफाइन किया गया, उसके आधार पे बना हुआ होना चाहिए। एंड ऑडिटर्स टू रिपोर्ट वेदर इन हिज ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो सेक्शन 143(3) में बताया गया है कि ऑडिटर्स को भी देखना है कि वेदर इन हिज ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और नॉट। तो दो तरह के लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस उसमें हो गए, एक सेक्शन 129(1) का है, एक सेक्शन 143(3)(e) का है। 129(1) फॉर द मैनेजमेंट एंड 143(3)(e) फॉर द ऑडिटर। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021 में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाई किए हुए हैं। तो टोटल एएस जो नोटिफाइड किए हुए AS1 से AS29 तक है, उसमें AS6, 8 एंड 10 नहीं है, और उसकी जगह AS10 को रिवाइज कर दिया गया है, और AS6 जो पहले डेप्रिसिएशन के लिए हुआ करता था उसको इंक्लूड कर दिया गया AS10 रिवाइज में। मीन्स AS10 का इक्वल टू AS6 ओल्ड एंड AS10 ओल्ड जो है, वो दोनों मिला करके AS10 रिवाइज कर दिया गया है। ना हम लोग आते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू द कंपनीज। तो इसमें दो पार्ट में इसके एप्लीकेबिलिटी को बांटा गया है, वन इज फॉर एसएमसी एंड वन इज फॉर नॉन एसएमसी। और एसएमसी को क्या है, सर्टेन एग्जेम्पशंस दिया गया है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ एएस और सम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ एएस, जबकि नॉन एमएससी में कोई भी तरह का कोई एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग को इससे समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसएमसी
तब हम लोग समझ पाएंगे कि एसएमसी में कौन सी कैटेगरी की कंपनियां आती है, उनको क्या क्या रिलैक्सेशन या एग्जाम्पशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एप्लीकेबिलिटी को लेकर के दिया गया है। तो इसे इस तरह से डिफाइन किया गया है। स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी, तो उसमें कहा गया कि ये जो कंपनी है वो लिस्टेड नहीं होनी चाहिए या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए स्मॉल एंड मीडियम साइज के लिए। एंड इट शुड नॉट बी एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक। इसका टर्नओवर जो है 250 करोड़ से कम या बराबर या उससे कम होना चाहिए। बोरोइंग 50 करोड़ से कम या उसके बराबर या उससे कम होना चाहिए। एंड किसी भी नॉन एनएमसी की होल्डिंग या सब्सिडेरी नहीं होनी चाहिए। यदि ये सभी कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं तो वो एसएमसी के कैटेगरी में आ जाएगी। और उसके उसे सम कुछ तरह के रिलैक्सेशन और कुछ एग्जाम्पशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एप्लीकेबिलिटी में मिल जाएगा। ये जो येलो में पहले किया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि पहले जो डेफिनेशन था एसएमसी का, वो 50 करोड़ का था, उसको 250 करोड़ कर दिया गया है। और पहले बैंक बोरोइंग से रिलेटेड 10 करोड़ की लिमिट थी, उसको 50 करोड़ या उससे ज्यादा कर दिया गया है। तो इस तरह से, और ये एप्लीकेबल हुआ है 31/3/2021, मतलब फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/2021 एसएमसी का डेफिनेशन चेंज हो गया है। और ऐसी स्थिति में अब इस नए डेफिनेशन के आधार पर जो एसएमसी बन जाते हैं, उनको ही एग्जाम्पशन एंड रिलैक्सेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मिलेगा। नाउ पीरियोडिकल वैलिडिटी ऑफ एग्जाम्पशन, हाँ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि कोई नॉन एसएमसी एसएमसी में कन्वर्ट हो जाती है फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबिलिटी, तो उसे रिलैक्सेशन 2 साल तक नहीं मिलेगा। मतलब यदि पहले तक ये नॉन एसएमसी थी, अब इस बार वो स्मॉल एंड मीडियम कंपनी में यदि कन्वर्ट हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आगे 2 सालों तक वो एसएमसी का जो रिलैक्सेशन या बेनिफिट है वो नहीं ले सकती है। दूसरा कंपेरेटिव को लेकर के है कि यदि कोई नॉन एसएमसी एसएमसी में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसके कंपेरेटिव को उसके अकॉर्डिंगली चेंज करने की जरूरत नहीं है। या एसएमसी नॉन एसएमसी में कन्वर्ट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी उसके कंपेरेटिव को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओनली फॉर द करंट ईयर फिगर वो रिलैक्सेशन या बेनिफिट हम लोग को दिखाना है। प्रीवियस ईयर के फिगर जैसे बने हुए थे उस वो वैसे ही रहेंगे। नो अवेलिंग एग्जाम्पशन ऑन सेलेक्टिव बेसिस, यदि कोई एसएमसी जो है उसको कुछ रिलैक्सेशन मिले हुए हैं, उसमें से कुछ ही को लेना चाह रहा है, कुछ को नहीं लेना चाह रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर अपने नोट्स ऑन अकाउंट्स में करना चाहिए। या सभी एग्जाम्पशन को ले रहा है तभी भी उसका डिस्क्लोजर नोट्स ऑन अकाउंट्स में करना चाहिए। उसका एक फॉर्मेट इस तरह से हो सकता है कि disclosure if exemptions are availed, the company is a small and medium sized company as defined in the Companies Accounting Standard Rule 2021 notified under the Companies Act 2013. Accordingly, the company has complied with the accounting standard as applicable to a small and medium sized company. तो इस तरह से एक डिस्क्लोजर जो है वो देना जरूरी है इन केस ऑफ एसएमसी जो कि रिलैक्सेशन अवेल कर रहे हैं। अब रिलैक्सेशन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो AS3 जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो होल ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट जो AS3 होल ऑफ द AS3 से एग्जेम्पशन हो गई है। जो भी एसएमसी में फॉल करेगी उसे AS3 फॉलो करने की जरूरत नहीं है, AS3 की कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है। AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, तो जो एसएमसी कंपनियां हैं उनको सेगमेंट रिपोर्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी उनको एग्जेम्पशन मिल गया है। AS29 है जो कि प्रोविजंस कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट्स के ऊपर में है। तो उसमें केवल यही एग्जाम्पशन आर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स है, मतलब ओनली डिस्क्लोजर पर्पस के लिए कुछ एग्जाम्पशन मिले हैं। वो क्या क्या डिस्क्लोजर उनको नहीं करना वो भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि मूवमेंट इन बैलेंस ऑफ इच क्लास ऑफ प्रोविजन वो नहीं करने की जरूरत है। एंड ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द नेचर ऑफ द ऑब्लिगेशन, इंडिकेशन ऑफ द अनसर्टेनिटीज एंड एक्सपेक्टेड रीइंबर्समेंट, तो इसको भी इनको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है जो एसएमसी में फॉल करते हैं। AS20 अर्निंग पर शेयर है, तो इसमें भी कुछ एग्जाम्पशन है डिस्क्लोजर से रिलेटेड, जैसे एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर फॉर बोथ इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग एक्सटर्नली आइटम्स। तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर को डिस्क्लोज करने की वहाँ दिखाने की जरूरत इन केस ऑफ एसएमसी नहीं है। नेक्स्ट है AS19 लीजेस, तो इसमें किस तरह के एग्जाम्पशन है, तो इसमें फॉर बोथ द लेजर एंड द लीजी, for both finance lease and the operating lease as the case may be, there is no need to disclose the maturity analysis of minimum lease payment and general description of the significant leasing arrangement। तो ये दो तरह के जो डिस्क्लोजर्स इन केस ऑफ लीजेस देना पड़ता है,
ये दो डिस्क्लोजर इसमें देने की एसेंसी के केस में जरूरत नहीं है। कि जो मैच्योरिटी एनालिसिस किया जाता है कि मिनिमम लीज पेमेंट उसका मैच्योरिटी कब तक होगा, उसका एक चार्ट बनता है, वो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। एक जनरल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि लीजिंग अरेंजमेंट किस तरह से है, क्या क्या सिग्निफिकेंट उसमें पॉइंट्स है, तो उसका जो डिस्क्लोजर होता है लीजिंग एग्रीमेंट का, वो भी यहाँ देने की जरूरत इन केस ऑफ एसएमसी नहीं है। अब एक केस स्टडी हम लोग करते हैं इसमें कि किस तरह से हम लोग एनालिसिस करेंगे। मान लीजिए इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। रेंट है, ऑडिट फीस है एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। व्हाट प्रिकॉशंस यू विल कंसिडर फॉर एबव? एनी वन फ्रॉम द ग्रुप? आप लोग में से कोई एक आंसर देने देने की कोशिश करिए कि एज एन ऑडिटर आप इसमें क्या देखना चाहेंगे। कंपनी में 3 खर्चे लिखे हुए हैं, तो इसमें बेसिक इसमें आप क्या देखना चाहेंगे? Whether outstanding expenses are accounted or not. In the perspective of accounting standards and schedule 3। उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहेंगे, क्या देखना चाहेंगे? कीपिंग इन माइंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड शेड्यूल 3। देखिए रेंट है तो इसमें AS 19 जो लीजेस जो अभी हम लोग ऊपर देख रहे थे, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे कि वेदर इट इज एसएमसी और नॉट, इसमें लीजेस लागू होता है कि नहीं, AS 19 लागू है कि नहीं, यदि लागू है तो उसमें डिस्क्लोजर देना है, कितना कितना नहीं देना है, वो यहाँ पे देखने की जरूरत है। दूसरा है ऑडिट फीस। इन द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनीज एक्ट एंड शेड्यूल 3, ऑडिट फीस का यदि एक्सपेंसेस यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा हुआ है, तो उसमें आप क्या देखना जो कि चाहेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है? इससे रिलेटेड हम लोग फर्स्ट डे हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके हैं एक बार। एनीवन फ्रॉम द ग्रुप है कि फर्स्ट डे हम लोग ये ऑडिट फीस पे डिस्कशन किए हैं शेड्यूल 3 में। इसमें ये ध्यान में रखना है कि ऑडिट फीस में जो पार्ट होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस, टैक्स ऑडिट फीस एंड कॉस्ट ऑडिट फीस भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। कॉस्ट ऑडिट फीस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ऑडिट फीस एज पर द कंपनीज एक्ट। तो वो छूट जाता है, कॉस्ट ऑडिट का अलग कॉलम बन जाता है, कॉस्ट ऑडिट फीस का वो नहीं होगा, ऑडिट फीस में ही तीनों रहेंगे, तीनों को डिस्क्लोज करना होगा। ऑडिट फीस एज स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस, एज टैक्स ऑडिट फीस, एज कॉस्ट ऑडिट फीस। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जो नोट्स में पेमेंट टू ऑडिटर्स मेंशन होता है हाँ हाँ। इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट फीस एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर मैटर्स। इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट फीस होगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स ऑडिट फीस होगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट फीस होगा। कॉस्ट ऑडिटर को भी पेमेंट हो रहा है तो ऑडिट फीस को उतना ही डिफाइन किया हुआ है। इन रिस्पेक्ट टू अदर मैटर नोट्स में जाता है। मैं शेड्यूल 3 की बात कर रहा हूँ। शेड्यूल 3 के जो मेन, जहाँ अदर एक्सपेंसेस का पूरा डिटेल दिया जाता है, वहां पे जो डिस्क्लोजर है वहां पे इसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। जो पेमेंट टू ऑडिटर्स मेंशन होता है वो नहीं तो वहां पे पेमेंट टू ऑडिटर्स आप नहीं लिख सकते हैं। नोट्स में आगे होता है पेमेंट्स टू नोट में ऑडिटर्स। अलग डिस्क्लोजर है, आपको वहां शेड्यूल 3 में फेस में ही देना है इसको। शेड्यूल 3 के फेस पे ही आपको, यदि ऑडिटर्स आर सेम फॉर द स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड टैक्स ऑडिट, यदि अलग है तभी भी स्टैट्यूटरी ऑडिट का, तब स्टैट्यूटरी ऑडिट का देना है, कॉस्ट ऑडिट का देना है। और यदि सेम है तब स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट तीनों का अलग अलग से देना है वहाँ पे इस पे। अब नाउ नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो विथ रिगार्ड टू द शेड्यूल 3 को ध्यान में रखते हुए मिसलेनियस एक्सपेंसेस में क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? यदि एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस का कॉलम लिखा हुआ है वहां पर शेड्यूल 3 में, अदर एक्सपेंसेस में, और कुछ अमाउंट वहां पे लिखा हुआ है, तो वहाँ ऑडिटर को एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 क्या देखना चाहिए? सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल एक्सपेंसेस पे। कुछ क्या ऐसा क्या क्या लिमिट है उसमें? मटेरियलिटी 1%। या 1% और 1 लाख रुपीज, विच एवर इज हायर। 1% ऑफ व्हाट टोटल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। 1% ऑफ टोटल मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड 1% ऑफ टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस और 1 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, उसको सेपरेटली आपको डिस्क्लोज करना है। नहीं, 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नॉट एक्सपेंसेस, 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हम लोगों ने चेक किया ना, ऊपर जो सेल्स का पार्ट होता है, तो उसका 1% और 1 लाख रुपीज
विच एवर इज हायर, उतना रुपया का एक्सपेंसेस को अलग से सेपरेटली डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है। तो रेंट में हम लोगों ने देखा AS 19 को चेक करना है, पॉलिसी डिस्क्लोजर। ऑडिट फीस में कॉस्ट ऑडिटर के फीस को इंक्लूड हुआ है कि नहीं चेक करना है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में check the materiality threshold test under the schedule 3, that is disclose separately those expenses which are exceeding 1% of the revenue from operation or rupees 1 lakh whichever is higher। तो ये प्रिकॉशंस की जरूरत है। सर ऑडिट फीस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए। शेड्यूल्स में ऑडिट फीस मेंशन करते हैं, दैट इज ऑन अप्रूवल बेसिस। ऑडिट फीस का प्रोविजन किया मैंने, तो वो शेड्यूल 3 में आ जाएगा, ऑडिट फीस एज एन एक्सपेंस। हाँ हाँ और नीचे फिर नोट्स में पेमेंट टू ऑडिटर्स मेंशन होता है। हाँ ठीक है। तो पेमेंट टू ऑडिटर भी वही अमाउंट होगा जो ऑडिट फीस के एक्सपेंस में आएगा। पेमेंट टू ऑडिटर जो एक्चुअल पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर हुई है, जो एक्चुअल लास्ट। पेमेंट ऑडिटर को हुई है वो आएगा नीचे में, ओके। और ऊपर में तो ऑडिट फीस में अलग चल जाएगा। बाकी आपका रिम्बर्समेंट है तो अलग चला गया वो, और कोई एक्सपेंस है तो अलग चला गया। वहाँ तो केवल शेड्यूल 3 के जो फेस में है वहाँ तो ऑडिट फीस का फिगर केवल जा रहा है, नहीं लेकिन सर, पेमेंट ऑडिटर तो और भी पर्पस के लिए हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, करंट ईयर का ऑडिट फीस का प्रोविजन किया है, करंट ईयर का ऑडिट हाँ फीस का प्रोविजन एक्सपोज 1 लाख रुपीज है, हाँ और हाँ। लास्ट ईयर का ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग था 1,50,000। तो वो हम्म। 1,50,000 करंट ईयर में पे हुआ है, बट करंट ईयर का प्रोविजन 1 लाख है, तो पेमेंट टू ऑडिटर में 1 लाख आएगा, 1,50,000 आएगा। पेमेंट टू ऑडिटर जो प्रोविजन किया गया ना जितने अमाउंट का, उसका जो पेमेंट हुआ उसके बारे में आएगा। और लास्ट आपका ईयर। जो ऑडिट, आपका जो इसमें नियम भी है अभी, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में भी आ जाता है ये, कि यदि कंपनी ने अपने ऑडिट फीस का पिछले ऑडिट फीस का पेमेंट नहीं किया तो ऑडिटर को करंट ईयर का ऑडिट साइन नहीं करना है विदाउट रियलाइजिंग द फीस, वो तो अदरवाइज ठीक है, दैट ट्रीटेड इज एज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। पार्ट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। हाँ, दैट इज कोड ऑफ ओके। एथिक्स, यस। नहीं, मैं मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग फीस जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में ऑडिट फीस पेबल है वो 1,50,000 है, हाँ, वो करंट ईयर में पे हो चुकी है। वो तो पे हो चुकी है करंट ईयर में, हाँ। करंट ईयर में पे वो हुई नहीं है। देना है आपको ऑडिटर्स पेमेंट टू ऑडिटर में, नीचे में आपको पेमेंट टू ऑडिटर में, और जो ऑडिट फीस का प्रोविजन किया ऑडिट फीस में वो देना है। ओके। और बाकी जो पेमेंट अदर अदर फीस और अदर मैटर के लिए वो ड्यूरिंग द ईयर में जो पेमेंट हुआ वो देना है आपको। ड्यूरिंग द तो ईयर जो ऑडिट फीस का प्रोविजन है दैट इज कंसीडर्ड पेमेंट टू ऑडिटर्स अंडर हाँ, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। ओके। या अब जैसे मान लीजिए कि AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट, नहीं अभी हम लोग यहाँ पे हैं। एक केस स्टडी और है, जैसे RST प्राइवेट लिमिटेड है, इट हैज 20 एम्प्लॉयज एंड हेंस ग्रेच्युटी एक्ट इज एप्लीकेबल। Neither any provision for gratuity expenses was created nor any actuarial valuation was made by the company. The management is of the view that actuarial valuation is required only when the number of employees are exceeding 50। अब एज एन ऑडिटर आप अपना कमेंट करिए कि आप इसको कैसे डील करिएगा। एनीवन फ्रॉम द ग्रुप की इस तरह के सिचुएशन यदि आपके सामने है तो एज एन ऑडिटर आप इसको कैसे डील करिएगा। प्रोविजन को क्वांटिफाई करके उसको मेंशन किया जाएगा और उतने से नहीं, तो आप वो तो मैनेजमेंट ने तो ये कर दिया है, आप तो एज ऑडिटर है, आपको तो करना नहीं है, आपको तो एज एन ऑडिटर ऑडिट करना है, अपना रिपोर्ट देना है। प्रोविजन करना नहीं करना तो मैनेजमेंट का काम है। ऑडिटर का काम तो उस पर अपना रिपोर्ट देना है कि भाई ये प्रोविजन हुआ है सही है कि गलत है, मेटेरियलिटी क्या है, इसमें मिस स्टेटमेंट तो नहीं है कुछ, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कोई रूल का वायलेशन तो नहीं हो रहा है उसमें, ये देखना है ऑडिटर को। तो इसमें देखिए क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि ग्रेच्युटी एक्ट यदि एप्लीकेबल है तो कंपनी को ग्रेच्युटी का प्रोविजन करना है, जिसने नहीं किया है तो दिस विल बी मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो इसमें ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई हो जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा ऑडिटर को कि ग्रेच्युटी का जो प्रोविजंस है वो एज पर PUCM मेथड नहीं किया गया है। प्रोजेक्टेड यूनिट कॉस्ट मेथड में एज पर द AS 15 ग्रेच्युटी का प्रोविजन करना होता है। तो वो PUCM मेथड में ऑडिटर को वहाँ देना पड़ेगा क्वालिफिकेशन में कि ग्रेच्युटी का प्रोविजन नहीं किया गया है ऑन PUCM मेथड, एंड इतने टू द एक्सटेंट ऑफ दिस अमाउंट, उसका फिर एक फिगर जो है उसको मैनेजमेंट से लेना पड़ेगा कि क्वांटिफाई करने के लिए कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द, यदि किया जाता तो क्या अमाउंट होता प्रोविजन का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ओवर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ दैट अमाउंट, ऐसा करके क्वालिफाइड करना पड़ेगा रिपोर्ट को।
बस इसमें कुछ एग्जाम्पन्स भी मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एसएमसी है तो उसको AS-15 एम्प्लॉय बेनिफिट में कुछ एग्जाम्पन है, और लेकिन उस एग्जाम्पन होने के बावजूद भी उसको प्रोविजंस को करना ही पड़ेगा ग्रेचुइटी अंडर POCM मेथड, उससे एक्चुअल वैल्यूएशन करानी पड़ेगा एसएमसी को भी। तो डिस्क्लोजर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पन है, जैसे कि नो नीड टू रिकॉग्नाइज एनी and measure expected cost of short-term accumulating compensated absence in the respect of which the employees are not entitled to cash payment for unused entitlement on leaving, and no need to discount the contribution that fall due more than 12 months after the balance sheet date। तो ये दो चीज से एग्जाम्पन है, लेकिन उसको प्रोविजंस करना है POCM मेथड में, उसमें कोई एग्जाम्पन नहीं, वो करना पड़ेगा एसएमसी को भी। उसी तरह से इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट जो होता है उसमें भी कुछ एग्जाम्पन है। वो इम्पेयरमेंट लॉस इक्वल टू, जैसे हम लोग सभी जानते हैं, रिकवरेबल अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट होता है, एंड द रिकवरेबल अमाउंट इज इक्वल टू हायर ऑफ द एसेट्स NSP और द VIU, मींस वैल्यू इन यूज, एंड वैल्यू इन यूज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम द कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एन एसेट्स एंड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। तो इसमें जो है VIU इक्वल टू PV ऑफ सच एस्टिमेट फ्यूचर कैश फ्लो और रीजनेबल एस्टिमेट देयर ऑफ ASMC को इससे छूट मिल गया है। जो रेड में लिखा हुआ है वो एग्जाम्पशन एसएमसी को मिल गया है कि उसको ये वैल्यू इन यूज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सच एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो और रीजनेबल एस्टिमेट देयर ऑफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल्स भी हम लोग समझ सकते हैं कि RST प्राइवेट लिमिटेड है, इट हैज द प्लांट हैविंग कैरिंग अमाउंट ऑफ WDV इज ₹100, एंड जबकि उसका मार्केट प्राइस 80 रुपये है केवल। अब ये इस फोरकास्टेड करता है कैश फ्लो, रेवेन्यू पोटेंशियल फ्रॉम द यूज ऑफ द प्लांट प्लस रेसिडुअल वैल्यू 90 रुपये आएगा फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, मतलब ₹9 फॉर ईच ईयर आएगा। तो ऐसी स्थिति में जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सच कैश फ्लो हो जाएगा वो से ₹85 हो जाएगा। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, हायर ऑफ द ₹80 और 85, तो ₹85 हो जाएगा, तो इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा 85 माइनस 100 मीन्स ₹15। वो तो इम्पेयरमेंट AS-29 से रिलेटेड है, जब AS-29 पे हम लोग डिस्कस करेंगे तो उस समय इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा था कि एसएमसी और स्मॉल कंपनी है, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि स्मॉल कंपनी को एसएमसी के साथ हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट जो है वो अलग है, और द डेफिनेशन ऑफ एसएमसी दैट इज स्मॉल एंड मीडियम कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो अलग है। तो ये हम लोग जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी को देखेंगे तब हम लोग एसएमसी के डेफिनेशन को देखेंगे। और इसके अलावा यदि हम लोग स्मॉल कंपनी के लिए एप्लीकेबिलिटी देखेंगे, जैसे कारों की एप्लीकेबिलिटी हो गई, ICO FR हो गया, बोर्ड मीटिंग हो गया, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स हो गया, तो ये सब में स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन के आधार पर जो एग्जाम्पशन है उसको हम लोग अवेल करेंगे। जैसे कि इवन अ पब्लिक कंपनी कैन बी अ स्मॉल SMC, बट द पब्लिक कंपनी कैन नेवर बी अ स्मॉल कंपनी, जैसे कि डेफिनेशन है उसके हिसाब से। एंड SMC नीड्स टू बी एवेल्यूटेड ओनली फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट स्मॉल कंपनी नीड्स टू बी एवेल्यूटेड फॉर वेरियस प्रोविजंस सच एज एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो, ISO FR, बोर्ड मीटिंग्स एंड रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, सो ऑन एटसेट्रा। अब हम लोग कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज पे केस करने की कोशिश करेंगे, केस स्टडी। जैसे पहला क्वेश्चन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को लेके, शेड्यूल 3 से रिलेटेड है ये। मान लीजिए डिपॉजिट्स विद द ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ 3 months और लेस only should be classified as cash equivalent as per AS3, and under the AS3 bank balance held as margin money or security against borrowing are neither in the nature of demand deposit, not readily available for use by the company, and accordingly do not meet the aforesaid definition of cash equivalent. Under Schedule 3, the cash and cash equivalent also comprise of balance with bank held as margin money or security against borrowing, guarantee, etc., and bank deposit with more than 12 month maturity। तो यहाँ पे अब देखिए दो तरह की चीजें हो गई है। AS3 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो डेफिनेशन दिया गया है, और शेड्यूल 3 में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को बैलेंस शीट में दिखाना है, उसमें आपस में कंट्रोवर्सी हो गया है। जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो बताया गया है कि ओनली डिपॉजिट विथ ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ 3 months और लेस ओनली शुड बी क्लासिफाइड एज कैश इक्विवेलेंट, जबकि डिपॉजिट्स ऑफ मोर देन 12 months और मार्जिन मनी और सिक्योरिटी अगेंस्ट बोरिंग में जो मार्जिन मनी दिया गया उसको भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाता है इन केस ऑफ शेड्यूल 3। तो अब इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को शेड्यूल 3 में किस तरह से प्रेजेंटेशन देना चाहिए, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का प्रेजेंटेशन शेड्यूल 3 में है बैलेंस शीट में, वो किस तरह से होना चाहिए, कोई कोई बताने का कोशिश करिए।
एनीवन फ्रॉम द ग्रुप? बैलेंस शीट में तो शेड्यूल 3 में जो दिया हुआ उसके हिसाब से देंगे और अलग से नोट दे देंगे AS3 का। देखिए यहाँ पे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कौन किसके ऊपर प्रिवेल करेगा। सब्सटेंस ओवर फॉर्म एक होता है, और जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और शेड्यूल 3 है, तो हम लोग किसको, कौन किसके ऊपर प्रिवेल करेगा? शेड्यूल 3 प्रिवेल ओवर AS3। नो, इट इज अ रॉन्ग आंसर। AS3 विल प्रिवेल ओवर द शेड्यूल 3। देखिए इसको हम लोग इस तरह से डील करेंगे। How to deal with the apparent conflict between the requirement of the schedule 3 and AS with respect to which items should be part of the cash and cash equivalent? तो इसका आंसर है एज वुड प्रिवेल ओवर द शेड्यूल, एएस वुड प्रिवेल ओवर द शेड्यूल 3। यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, दिस विल प्रिवेल ओवर द शेड्यूल 3 एंड कंपनी टू मेक द नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली द conflict should be resolved by changing the caption cash and cash equivalent to the cash and bank balances। मतलब हम लोग जहाँ जहाँ शेड्यूल 3 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, उसको हम लोग को नाम चेंज कर देंगे वहाँ, उसको कैश एंड बैंक बैलेंस लिख देंगे। उसमें दो हेडिंग दे दिया जाएगा, एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक अदर बैंक बैलेंस। एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो AS3 के हिसाब से जो डिफाइन किया गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, उसका डिस्क्लोजर होगा। उसके अलावा जितने भी अदर बैंक बैलेंसेस है, वो अदर बैंक बैलेंस के लाइन आइटम के अंदर में आ जाएगा। तो इस तरह से इस कंफ्लिक्ट को दूर करना पड़ेगा, और ऐसे ही गाइडेंस नोट में भी दिया गया है दूर करने के लिए, कि हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जगह उसको कैश एंड बैंक बैलेंस लिखेंगे शेड्यूल 3 में। उसके अंदर में दो पार्ट बनाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक अदर बैंक बैलेंस। एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एंड बैंक बैलेंसेस जो कि AS3 के हिसाब से डिफाइन किया गया है, और एंड FD मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 3 मंथ, वो वहां पे आ जाएगा। और अदर बैंक बैलेंस एक होगा जिसके अंदर में मैच्योरिटी मोर देन 3 मंथ बट लेस देन 12 मंथ, और मोर देन 12 मंथ, और FD kept as a margin money for the purpose of giving any borrowing or guarantees। तो all those things will come under other bank balance in schedule 3। इस तरह से इस कंफ्लिक्ट को दूर किया जाएगा, और ऑलवेज AS वुड प्रिवेल ओवर द शेड्यूल 3, हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी कोई कंफ्लिक्ट आए AS और शेड्यूल 3 को लेकर के, प्रेजेंटेशन को लेकर के उसमें, तो हमेशा AS3 को फॉलो करना है, न कि शेड्यूल 3 को। AS3 के हिसाब से शेड्यूल 3 में आपको मॉडिफिकेशन करना होगा, न कि शेड्यूल 3 के हिसाब से हम लोग AS को चेंज कर सकते हैं। AS ही हमेशा प्रिवेल करेगा। नाउ नेक्स्ट है अर्निंग पर शेयर के ऊपर में। तो मान लीजिए एज पर द पैरा 15 ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, दैट इज अर्निंग पर शेयर रिक्वायर्स द BEPS should be calculated by dividing net profit for the period attributable to the equity shareholders by weighted average number of equity shares outstanding during the period. From the above para 15 of AS20, an entity should use the weighted average number of equity shares outstanding during the period. It can't use the number of equity shares outstanding either at the beginning or as at the end of the year, except when there is no increase decrease in equity share capital during the period। तो इसमें हमेशा ही ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग अर्निंग पर शेयर निकालेंगे, बेसिक अर्निंग पर शेयर BEPS, तो हमेशा वेटेड एवरेज ऑफ शेयर से डिवाइड करना है। और वेटेड एवरेज ऑफ शेयर, वेटेज एवरेज कैसे निकालना हो तो हम लोग सभी को मालूम ही है। तो उसी केस में हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग या बैलेंस ले सकते हैं जहाँ पे ड्यूरिंग देयर में कोई नया शेयर इशू नहीं हुआ है। अदरवाइज ऑलवेज यूज करना है वेटेड एवरेज मेथड को। जैसे मान लीजिए RST लिमिटेड है, तो 1 अप्रैल 23 को इक्विटी शेयर 10,000 था। 1 अक्टूबर 23 को फ्रेश इशू हुआ 1,000 इक्विटी शेयर्स का, एंड 31 मार्च 24 को आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर 11,000 हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,10,000 है, तो बेसिक अर्निंग पर शेयर जो है 1,10,000 बाई 11,000 करेंगे, तो वो सही है कि हम लोग नीचे जो मेथड दिया हुआ वेटेड एवरेज मेथड वो करेंगे, वो सही है। तो एज पर द AS20 वेटेड एवरेज के हिसाब से निकालना पड़ेगा, अर्निंग पर शेयर 10.48 होगा, न कि 10 रुपीज होगा। तो ये क्लियर हो गया सबको, अर्निंग पर शेयर को किस तरह से शेड्यूल 3 में निकालना है। क्योंकि अर्निंग पर शेयर शेड्यूल 3 में दिया हुआ है, हर हर केस में निकालना पड़ता है इसको। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्निंग पर शेयर में हमेशा ध्यान में रखना है कि वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से निकालना है। यदि ड्यूरिंग द ईयर में कोई नए शेयर इशू किए गए हैं, तो उसको इस तरह से वेटेड एवरेज करके तब पैट को उससे डिवाइड करके वो उस अमाउंट को वहाँ पे लिखना है, न कि वो क्लोजिंग बैलेंस से हम लोगों को डिवाइड नहीं करना है शेयर का उसको। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एंड 234C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट।
क्या होता है कि शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट इनवाइस द लेवी ऑफ द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B and 234C of the Income Tax Act. The company has following the questions in regard to the classifications of interest levied under section 234B and 234C of the Income Tax Act. Should the company classify interest under section 234B and 234C as tax expense in the financial statement? Is such interest an extraordinary item in accordance with AS5? Any view from the members? Interest is not tax expense. इसको कैसे कैसे प्रेजेंट होना चाहिए शेड्यूल 3 में? ये इंटरेस्ट पेड अंडर सेक्शन 234B एंड 234C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो कि एडवांस टैक्स के समय पे नहीं जमा करने पे या कम जमा करने पे देना पड़ता है, तो उसको शेड्यूल 3 में कैसे प्रेजेंट करना है, कहाँ पे किस तरह से दिखाना चाहिए इसको? एनीवन? इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स करके शेड्यूल 3 में अदर एक्सपेंसेस में दिखाना होगा, दैट विल बी एडेड बैक फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेशन, एंड इट इज ऑल्सो नॉट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम। तो इसको एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम में भी नहीं दिखाना है, क्योंकि नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन के तहत हुआ हुआ ट्रांजेक्शन है। कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी AS5 में जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम डिफाइन किया गया वो ऐसा आइटम है जो कि अचानक से कभी कभी आता है, अकर होता है। और लेकिन ये तो रेगुलर ट्रांजेक्शन के थ्रू ये हो सकता है, रेगुलर बिजनेस ट्रांजेक्शन है, इसीलिए ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम में नहीं आएगा। नाउ इन केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, in the cash flow statement, an entity has categorized its cash flow during a particular period into 4 categories, which are cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, cash flow from financing activities, and cash flow from other activities. Whether the entity has categorized its cash flow correctly as per AS3 cash flow statement, ये आंसर आना चाहिए आप लोगों के से। नहीं ये sir, not correct. Not correct. क्या क्या मिस्टेक है इसमें, ये बताइए। Other activities is not या relevant. एब्सोल्युटली करेक्ट। कैश फ्लो फ्रॉम अदर एक्टिविटीज का कोई कॉलम नहीं होता है ES3 में, देयर विल बी ओनली 3 कॉलम: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओनली these 3 headings will be there, and cash flow from other activities will not be there. Now the questions related to government grants, related to revenue and clubbing with sales. मान लेते हैं कि कंपनी is engaged in the business of manufacturing and selling of a tea. During the previous financial year, it had received subsidy on the fertilizers from the government. While preparing financial statement of the previous year, X has clubbed the amount of subsidy with the revenue of that year. Is the accounting treatment of government subsidy correct? Anyone? No Accounting? sir, not correct. Not correct. It is not in. What will be the correct treatment? Government subsidy cannot become part of income. So government subsidy should be separately shown, as you had just told in the beginning. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इसके लिए क्या क्या नियम दिए गए हैं, ये बताइए। इन केस ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी रिलेटेड टू रेवेन्यू, वो उसके लिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर गवर्नमेंट सब्सिडी क्या नियम है इसके रिकॉग्निशन के, इसके प्रेजेंटेशन के? हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड हाउ टू प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट? Definitely it will not be the part of the sales, will not be part of the revenue. It can be shown as other income in the profit and loss statement, or it can be deducted from the expenses account. It can be net off. There are the two treatment given in the accounting standards. As per para 15 of AS12, that is the accounting for government grants related to the revenue should be recognized as on a systematic basis in the profit and loss statement over the period necessary to match them with the related cost which they are intended to compensate. And such grants should either be shown separately under other income or deducted in the reporting the related expenses. दो तरीके से दिखा सकते हैं, either उसको अदर इनकम में दिखाएंगे और either और नहीं तो उसको डिडक्ट करेंगे रिलेटेड एक्सपेंसेस से। Therefore, the company X should disclose the subsidy on fertilizer as other income or should net off the amount of subsidy from the expenditure incurred on purchase of fertilizers. ये दो मेथड AS12 में बताया गया है एज पर पैरा 15 ऑफ AS12। अब हम लोग कुछ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं आज। तो इसमें जो लीगल एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है
तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 9 में दिया गया है कि ऑडिटर्स कंप्लाई विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड. इट इज द कंपनीज एक्ट सेक्शन 143 सबसेक्शन 9. And second schedule of the Chartered Accountant Act 1949 states that a member in practice is guilty of professional misconduct if he discloses the information acquired in the course of his professional engagement, certifies or submit a report of an examination of financial statement without examination of such statement and the related records, fails to disclose the material facts, fails to report a material misstatement, is grossly negligent in the conduct of his professional duties, fails to obtain the sufficient information necessary for the expression of an opinion, and fails to invite attention to any material departure from the generally accepted procedure of audit. तो दो जगह इस रिक्वायरमेंट है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए कि क्यों, व्हाट आर द लीगल एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट. तो लीगल रिक्वायरमेंट सेक्शन 143(9) में है कि ऑडिटर्स कंप्लाई विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट दिया गया है सेकंड शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में. तो इस तरह से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह से कंप्लाई करना ऑडिटर के लिए बहुत जरूरी है. तो इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीजों, छोटी छोटी बातों का हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सर्टेन मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिट रिपोर्ट टू बी लुक्ड इनटू बाय द ऑडिटर. जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाते हैं उसको हम लोग आज कोशिश करेंगे कवर अप करने का. जैसे क्या है कि auditor has signed the auditor's report prior to the date when the financial statements were signed and authenticated by the directors of the company. अब क्या होता है, कभी कभी देखने को मिल सकता है कि ऑडिटर का साइन पहले हो चुका है डायरेक्टर्स के साइन करने के पहले. डायरेक्टर ने अलग डेट में साइन किया, ऑडिटर ने उसके पहले के डेट में साइन कर दिया है. तो ये क्या मिस्टेक है, तो ऐसे 700 ने पैरा 26 में दिया हुआ है कि सिंस द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द मैनेजमेंट, द ऑडिटर शुड नॉट date the report earlier than that of the date on which the financial statement are signed or approved by the management. The financial statement जब तक बोर्ड में अप्रूव्ड होकर साइन नहीं हो जाता तब तक ऑडिटर को साइन नहीं करना चाहिए, उसके बाद के डेट पे ही साइन करना चाहिए. ऑडिटर हैज मेंशन हिज मेंबरशिप नंबर विथ प्रीफिक्स एफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो ऑडिटर ने अपने मेंबरशिप नंबर के पहले कोई प्रीफिक्स लगा दिया, ऐसा भी देखने में आता है. तो इसके लिए क्या है, इसके लिए रूल है ऐसे 700 में पैरा 28 में है कि neither institute allows the membership number to its member without any prefix like F or A or something. और ऐसे 700 permits the use of such prefixes with the membership number in the auditor's report. तो दोनों ही बात है, नहीं इंस्टीट्यूट ऐसा कोई प्रीफिक्स के साथ हम लोगों को मेंबरशिप नंबर देता है और नहीं ऐसे 700 भी इसको बोलता है कि इसमें ऐसा कोई प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है. जैसे मान लीजिए एक तो एब्स्ट्रैक्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट का कि फॉर एक्स वाई जेड एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट एबीसी पार्टनर मेंबरशिप नंबर सो एंड सो, इस तरह से साइन किया हुआ है. तो इसमें क्या मिस्टेक समझ में आ रहा है, इसमें है कि इट मे बी नोटेड दैट फुट नोट 26 गिवन विद द रेफरेंस टू पैराग्राफ 836 ऑफ एस 700 रिवाइज्ड forming an opinion and reporting of financial statement inter alia provides that in addition to the other requirement relating to the signature of the audit report as prescribed under the relevant standard on auditing, the registration number of the firm as allotted by the ICA should be stated in the audit report signed by them. तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फर्म यहाँ पे मिसिंग है. यहाँ फर्म का नाम दिया हुआ है फॉर एक्स वाई जेड एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड उसका पार्टनर एबीसी पार्टनर ने साइन किया, उसने अपना मेंबरशिप नंबर दे दिया है, लेकिन फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है. तो दिस इज द मिस्टेक. उसमें रिक्वायरमेंट ऐसे 700 में कि फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होना चाहिए. अब इस तरह का एक रिपोर्टिंग देखने को मिल सकता है कि इन ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द explanation given to us, the said accounts together with the notes thereon give the information required by the Banking Regulation Act 1949 as well as Companies Act 2013 in the manner so required for the banking companies and give a true and fair view in conformity with the accounting principle generally accepted in India. In case of the profit and loss account of the profit/loss for the year ended on that date. तो यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है कि यहाँ पे जो ओपिनियन दिया गया उसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों वर्ड को यूज कर लिया गया है, जबकि ऑडिटर का ओपिनियन जो है एदर प्रॉफिट पे होगा या लॉस पे होगा. किसी भी कंपनी को एदर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, दोनों नहीं होता है कभी भी. प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एदर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा.
तो जब भी ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट किया जाएगा तो यहाँ पे जो इन द केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है ऑफ द, यहाँ पे प्रॉफिट लेस लॉस नहीं होके या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इन द केस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट और ऑफ द लॉस फॉर द ईयर एंड ऑन दैट, ये होना चाहिए। तो ये मिस्टेक जनरली देखने को मिल जाता है ऑडिट रिपोर्ट में। जैसे द ऑडिटर्स हैज गिवन हिज रिपोर्ट विद इन द पैराग्राफ स्टेटेड इन एस ए 700 बट विदाउट यूजिंग द हेडिंग फॉर रिस्पेक्टिव पैराग्राफ। जैसे एस ए 700 में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ को अलग अलग हेडिंग दिया गया है, लेकिन बहुत ऑडिट रिपोर्ट में क्या हुआ है कि उस हेडिंग के बिना ही पैराग्राफ लिख दिया गया है। तो ये मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। जैसे it was noted that the standard on auditing SA 700 revised, forming an opinion and reporting on the financial statement is applicable from the period beginning on or after 1st April 2018. Further, as per the illustrative format of auditor's report on financial statement, an auditor is required to present the audit report duly divided under different heading. जैसे ओपिनियन होता है एक पैराग्राफ, वन इज मैनेजमेंट एंड TCWG, मतलब दो चार्ज विद गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इस तरह से अलग अलग पैराग्राफ है, हर पैराग्राफ में अलग अलग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। तो बिना पैराग्राफ का हेडिंग दिए बिना रिपोर्टिंग उसका नहीं करना चाहिए, हर पैराग्राफ का वो हेडिंग जरूर लिखना चाहिए वहाँ पे। हम जैसे कुछ इस तरह के भी चीजें सामने आई है कि द ऑडिटर्स रिपोर्ट, द बैंक ऑफ डैश रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है ऊपर में देखिए ऑडिटर्स रिपोर्ट हेडिंग लिखा हुआ है, जबकि ऐसे 700 डिवाइस में चेंज हो चुका और इसका नाम हो गया इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। वहाँ इंडिपेंडेंट वर्ड छूटा हुआ है, तो हमेशा ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट लिखाएगा यहाँ पे। इट वॉज नोटेड दैट पैराग्राफ 21 ऑफ SA 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड एज फॉलोज, the auditor's report shall have a title that clearly indicates that it is a report of an independent auditor। और कुछ केसेस में ऐसा पाया गया कि वह इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ था। हम जैसे एक इस तरह की भी मिस्टेक सामने आ रही है कि पैराग्राफ 1 ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट को इस तरह से लिखा हुआ है, we have audited the attached balance sheet of XYZ Limited as at March 31, 2012 and the related profit and loss account। यहाँ जो वर्ड रिलेटेड लिखा गया है ना, यहाँ पे मिस्टेक है, वहाँ वर्ड रिलेटेड नहीं होगा, रिलेटेड नहीं होगा। इन इट वाज व्यूड दैट देयर इज नो सच term either in the Companies Act or the other related regulation, hence it was viewed that the usage of such terms would be avoided। यहाँ रिलेटेड नहीं होगा कभी भी। जैसे ओपनिंग पैराग्राफ में लिखा हुआ रहता है एग्जामिन द अटैच्ड बैलेंस शीट, तो एग्जामिन वर्ड भी कभी यूज नहीं होता है, हमेशा वर्ड जो यूज होगा ऑडिटेड वर्ड यूज होगा। द टर्म एग्जामिन signifies the wider function than the actual responsibility of the auditor। The auditor should have used the word audited rather than use the word examined to reflect his correct responsibility। बहुत जगह ऑडिटर एग्जामिन वर्ड यूज कर देते हैं, तो एग्जामिन वर्ड उनको यूज नहीं करना चाहिए वहां पे। In the auditor's report, no reference was made to the cash flow statement in the opening paragraph and opinion paragraph। अब मान लीजिए किसी कंपनी में कैश फ्लो एप्लीकेबल या कैश फ्लो बना हुआ है, लेकिन उनके ऑडिटर्स रिपोर्ट के पैराग्राफ में कैश फ्लो का मेंशन ही नहीं रहता है। जैसे ऐसे 700 का पैरा 9 है, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड आइडेंटिफाई द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ए पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फर्दर ऑल्सो एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट पर ओपिनियन लिखना छुटा हुआ रहता है ऑडिटर्स रिपोर्ट में, बहुत बहुत जगह देखा गया है ऐसा। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना हुआ है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्ड भी यूज करना है फॉर गिविंग हिज ओपिनियन बाय द ऑडिटर। Sir, if turnover is around 3 crores, when cash flow statement is not necessary, but this insurance brokerage companies, they insist for cash flow statement. यदि In कैश such फ्लो स्टेटमेंट बना हुआ है एंड दैट इज द पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर को उस पर अपना ओपिनियन देना है। Okay. If it is prepared and you are auditing that cash flow statement because that is the part of your financial statement, then you have to give your opinion on the cash flow statement also, because this is the part of your financial statement, even though it was not compulsory. But if you prepared, then you will have to follow. If it is prepared by the management and it is the part of the financial statement, then the auditor has to give his opinion on this. Okay, sir.
Although the auditors have qualified their report with the regard to the non-compliance of certain accounting standards, they have omitted to report the qualification of the possible effect either individually or in aggregate. अब ऑडिटर ने मान लीजिए कुछ क्वालिफिकेशन तो दे दिया है नॉन कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उससे रिलेटेड, लेकिन उसको क्वांटिफाई नहीं किया है। उसको क्वालिफिकेशन को वो बताया नहीं है कि कितने क्वांटिफिकेशन नहीं किया गया उसका, अदर अलग अलग से सिंगली और एग्रीगेट करके। तो विदाउट क्वांटिफिकेशन क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। उसमें ऐसे 700 में क्लियरली है कि यदि आप कोई क्वालिफिकेशन देते हैं तो आपको उसको क्वांटिफाई भी करना है। यदि क्वांटिफाई कर पाने की स्थिति में नहीं है तो उसका एस्टिमेट मैनेजमेंट से लेना है और उसको क्वांटिफाई करना है। इट इज कंपल्सरी टू क्वांटिफाई, इवन इफ इट इज नॉट पॉसिबल then take the estimate from the management and then qualify it. अब एक लास्ट टॉपिक आज का जो हम लोगों का है वो जीएसटी आईटीसी। जीएसटी में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जाता है तो उसको लेकर के एज पर कंपनीज एक्ट ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें इसके लिए क्या नियम है। तो कोई इसमें कुछ अपनी तरफ से अपना कोई व्यू देना चाहेगा कि जीएसटी में आईटीसी जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका कंपनी ऑडिट में क्या, ऑडिटर के साथ क्या लिंक है, ऑडिटर के कंपनी एक्ट में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर के ऊपर में आया है इस चीज को लेकर के। पहले एक तो केस स्टडी देखते हैं हम लोग। The books of accounts of RST Private Limited are reflecting GST ITC receivable of rupees 1.60 crore. On the other hand, the GST portal is reflecting the ITC only of rupees 1.20 crores. The management of the company has obtained a legal opinion of one of the renowned advocate and has accordingly not reversed the ITC difference of rupees 0.40 crore. The GST output liability for the period has been says rupees 2.10 crores. On the basis of such legal opinion, the following journal entry was passed in the books of accounts. Output liability 2.10 crore. Out of that, ITC receivable input credit 1.60 adjusted and banks के through 0.50 paid. What audit considerations should be complied in above situation? Anyone from the group? कि यहाँ पे क्या ऑडिट कंसिडरेशन है, ऑडिटर को क्या प्रिकॉशन लेना है, कंपनीज एक्ट के को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना है। यस पर कंपनीज एक्ट, यहाँ पे ऑडिटर को क्या देखना है। देखिए कंपनीज एक्ट में क्या है कि ऑडिटर नीड टू इंक्वायर वेदर द ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी विच आर रिप्रेजेंटेड मैरिली बाय बुक एंट्रीज आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और नॉट। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, ये सेक्शन 143 1B में दिया हुआ है कि whether the transaction of the company which are represented merely by book entries, वो कोई prejudicial to interest of the company तो नहीं है। So the purpose of the book entry is to correctly record the transactions which have in fact taken place. If a book entry is passed which is not in accordance with the facts of the transaction or is contrary thereto, this should be set right or reported upon by the auditor. Again, if book entries are passed purporting to record transactions which have in fact not taken place, सिमिलर कंसिडरेशन वुड अप्लाई। आईसीआई का गाइडेंस नोट भी इसमें इसी तरह से कहा गया है। जैसे मान लीजिए जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो बुक एंट्री का एडजस्टमेंट किया गया है, इफ दैट इज नॉट करेक्ट दिस इज एंड दैट इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, वो बुक एंट्री जो पास करके टैक्स का पेमेंट किया गया है, जबकि उसमें कहा गया था कि जीएसटी इनपुट पोर्टल के हिसाब से 1.20 ही अवेलेबल है जबकि बुक्स में 1.60 है। तो ऐसे और कंपनी ने 1.60 का एडजस्टमेंट करते हुए टैक्स का पेमेंट किया है। तो ये जो बुक एंट्री पास किया गया है इसको एग्जामिन करना है इस इस सेक्शन के आधार पर, सेक्शन 143 1B के आधार पर कि ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी विच आर रिप्रेजेंटेड मेनली बाय बुक एंट्रीज, उसको देखना है कि वेदर इट इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और नॉट, और क्या उसका इम्प्लीकेशन हो सकता है, उसके हिसाब से उसको रिपोर्टिंग करना है। यही इसका मेन पॉइंट है यहाँ पर। Sir, whether this is relating to balance in the input tax credit ledger or to be? Yeah, it is related to balance in input tax credit ledger also. It is also the adjustment of the input tax credit with the output tax liability. जो भी बुक एंट्री आप पास कर रहे हैं, एनी ट्रांजेक्शन विच आर पास बाय द बुक एंट्री, वो No, बुक sir. What I want to ask is whether that to be input tax credit eligibility, which determines to be is the statement which shows your eligible credit, and another one is input tax credit ledger, which is actual balance. your input tax credit ledger
as per the books is showing the amount more than the GSTR 2B. No, it may show, sir, because it may It have may show, yeah, it may balance show, also. because some of the parties may not have entered their invoices in their GSTR 1. Due to that reason, it is not reflecting in your GSTR 2B. And but for the you have taken as per the on the basis of invoices the input in your books of accounts, and you are also adjusted that input with your output tax liability in GST also. As of now, it is not given required. Yeah, you cannot set off the output tax liability with the input that is not reflected in GSTR 2B. So any book entries that are passing not only related to GST, but all type of book entries that are passed in the books of accounts should be checked by the auditors, whether it is prejudicial to the interest of the company or not, and accordingly he has to report in his audit report. Suppose there may be a situation in case of goods and service tax where the vendor has not shown the amount of goods and service tax paid to him in his statement return, but the company has appropriate justification for considering those payments made as input tax paid in the books of accounts and consequently adjusted the same in the books of accounts against its goods and service tax liability. तब क्या होगा? सेक्शन 143(1)(b is intended to cover the transaction of the companies for which the only evidence or the principal evidence is the entry regarding the transaction in the books of accounts. In such case, the auditor should inquire whether the such transaction have in fact taken place. मतलब कि यदि बुक्स में एंट्री है केवल, तो ट्रांजेक्शन भी सचमुच में हुआ है कि नहीं, वही इंक्वायरी करना है ऑडिटर को, कि केवल बुक्स में एंट्री है, ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है ना. इफ सो वेदर दे आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और नॉट. ये मेन मुद्दा है यहाँ बताने का, कि एनी एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट आर रिप्रेजेंटेड मेनली बाय बुक एंट्रीज, तो वो एक्चुअली वो एंट्री हुआ है कि नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो चेक करना है कि एक्चुअली वो ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं. बुक में तो एंट्री दिख रहा है, बट सचमुच में वो ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं, वो वेरीफाई करना है, बुक एंट्री केवल है तो, और वेदर दैट इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है कि नहीं है, उस आधार पे यहाँ पे ऑडिटर को रिपोर्ट करना है. ये मेन पॉइंट है यहाँ पे बताने के लिए. तो आज का हम लोग का जो भी टॉपिक हम लोग आज के लिए रखे थे, वो सब टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज हम लोग फिर इसको रैप अप करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब क्या शुरू करें उस बारे में डिस्कस कर लेंगे, कि नेक्स्ट फ्राइडे को हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कशन करें. Sir, whether you have any audit the reports, this audited financial statements of listed companies which have these points? Yeah, we'll have to search this. There may be some point related to that. We will have to look at that. We will have to read the financial statement of listed company. We will check it, and if we will found, then we will present here. Okay. I'm thinking that from next Friday, whether we should start Caro 2020 or auditor's report SA 700, 705, 706. Because it's all complete schedule 3 today. So we will now start new topic from next Friday. Either it may be Caro 2020 or it may be auditor's report under as per SA 700, 705 and 706. So which topic we should take next Friday? We'll start with Caro, sir. Caro, na? Okay, Yeah. we'll start from the Caro 2020 because that are matching with the schedule 3. We have just completed the schedule 3, then all the points of schedule 3, some of the points are related to Caro also. So that will be more clear, and it will be easier for us to understand Caro 2020 just immediate after schedule 3. Okay, thank you all. Thank you for giving time on this discussion and taking part in the discussion. Now we will leave. Thank you, sir.